बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, कटआउट, भाजपा के झंडे से पटी सड़कें खुद बता रही हैं कि माजरा क्या है। शाह भोपाल आ रहे हैं, जिसकी शाही तैयारी की जा रही है। भाजपा उत्साहित है, संगठन में बैठकों का दौर है, तो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश, साथ ही कुछ की सांसें भी फूली हुई है। दरअसल 4 राज्यों के आए परिणामों के बाद ये शाह का दौरा कई मायनों में खास है। प्रदेश में अगले 1.5 साल में होने वाले चुनाव के लिहाज से संगठन में कसावट और काम में तेजी को लेकर शाह फीडबैक ले सकते हैं। अमित शाह के कार्यक्रम में क्या होगा खास, डालते हैं एक नजर। लाल परेड से बीजेपी मुख्यालय तक होगा अमित शाह का भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे अमित शाह का स्वागत। अमित शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में लेंगे बैठक। सीएम शिवराज, प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सरकार के मंत्री, संगठन पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। शाह पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा की हर बैठक का अपना एजेंडा होता है। सीएम बोले कि जनजातीय भाई बहनों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे, उनको सौगात देंगे। तो वहीं शाह की तैयारी पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तक उत्साहित दिखे। तैयारी का जायजा लेने खुद मोर्चा संभाला। केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल उनका स्वागत करने तैयार है और गरीब की, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के 3 ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही, लेकिन अभी तक जो वनोपज होती थी, विशेषकर इमारती लकड़ी वगैरह, उसकी पूरी आय सरकार के खजाने में आती थी। अब हमने तय किया कि उसका 20% हिस्सा वन समितियों को दिया जाएगा और वो ग्राम सभाओं के माध्यम से अपनी प्राथमिकता के आधार पर उनको खर्च कर पाएंगे। 925 गांव हमारे यहाँ वन ग्राम हैं, तो कल एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का, और इसलिए एक बड़ी सौगात वन ग्राम के बहनों और भाइयों को मिलेगी। पेशा एक्ट भी मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया जा रहा है। देवारण्य जैसी योजना, आजीविका के कई नए काम हमारे गरीब बहनों और भाइयों को दे रही है। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है जिसमें अमित शाह जी पधारते हैं। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। आप स्वयं, आपका कैमरा तीसरी आंख देख रही है। एक ऐसा दैदीप्यमान द्वीप है, एक ऐसे आस्थाओं के केंद्र हैं वो, जिन्होंने 370 हटाई, 35 से हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, सीए लेके जो आए, वो व्यक्ति आ रहे हैं। इसलिए पलक पावड़े बिछाकर जनता इंतजार कर रही है। अगवानी की प्रतीक्षा है। प्रदेश में हर्ष का वातावरण है। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता और देश के एक सशक्त और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में आएंगे। एक ऐसे कुशल राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी मेकर के साथ कैसे परिणाम लाए जा सकते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भारत की राजनीति के चाणक्य के तौर पर माननीय अमित शाह जी को माना जाता है। तो उन 4 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद वो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर उनका पदार्पण हो रहा है। तो और हम सब लोगों का उत्साह, उमंग के साथ हम उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। वी.डी. शर्मा शाह को राजनीति का चाणक्य बता रहे हैं। 4 राज्यों के आए परिणामों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आगामी एजेंडे पर प्लानिंग की बात भाजपा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस इसे फिर इवेंट बताते और सवाल दागते नजर आई। तेंदुपत्ता के जो मजदूर है, वनवासी, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, तो खुश करना है अमित शाह जी को। ये इवेंट मैनेजमेंट है केवल, और ये पब्लिक है, सब जानती है। 2023 में इसका जवाब देगी। मिशन 23 को देखते हुए ये 17 महीने यूं तो काफी अहम है। लिहाजा कांग्रेस सवाल उठाने के साथ ही जमीनी तैयारी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कमलनाथ भी बैठ के कर रणनीति को धार देने में जुट गए। याद हो कि 2018 में बीजेपी ने 3 प्रदेशों में जो हार देखी, और खासकर मध्य प्रदेश में उसकी हार की सबसे बड़ी वजह आदिवासी वोटर्स का कांग्रेस की ओर जाना था। और ऐसे में दोनों ही दल एक बार फिर इस वर्ग को साधने में जुट गए। देखना होगा कि चुनावी चौसर पर शाह और नाथ की कौन सी चाल कितनी दमदार होगी, और साथ ही किसकी शय और
किसकी मात होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, भोपाल की और खासतौर से अमित शाह के दौरे की। ये दिख रहा है कि ट्राइबल पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही कवायदे कर रही हैं। लेकिन क्या शाह के दौरे से सियासत सधेगी? बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आगामी चुनाव के लिए शाह करेंगे जमीन तैयार? क्या आदिवासियों को रिझा पाने में शाह होंगे कामयाब? क्या अमित शाह की रणनीति का जवाब दे पाएंगे नाथ? चुनावी लिहाज से आदिवासी वर्ग कितना जरूरी? अगर देखा जाए तो आदिवासियों को लेकर, उन्हें साधने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। सरकार में रहते हुए योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचने की कवायद जारी है और कुछ इसी तरह अब आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात दी जाने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है। लेकिन कांग्रेस की अपनी क्या कुछ तैयारी है, उसे भी समझेंगे। पैनल से खुद को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखेंगे। और साथ ही देवदत्त दुबे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सनवर साहब, बड़ी सौगात की बात की जा रही है और यह माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह की भी ट्राइबल पॉलिटिक्स नजर आने वाली है। संगठन में कसावट तो ठीक है, लेकिन आदिवासियों का साथ जरूरी है और इसकी सुगबुगाहट अभी से दिखने लगी है। निश्चित रूप से देखिए नाज़नीन जी, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बिना सहकार नहीं उद्यान, ये बरसों से हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि सहकार के माध्यम से कैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। देखिए, हमारे सामने अमूल एक बड़ा उदाहरण है जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोग इस देश के जुड़े हुए हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और आज उसी कड़ी में आज जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, जिनको 415 करोड़ रुपया 2021 में पारिश्रमिक के रूप में और 151 करोड़ बोनस के रूप में 2021 में ही मात्र बांटा गया, और उनके लिए कैसे उनका जीवन बेहतर हो सके, कैसे वो समृद्धशाली बने और सहकारिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और देश के सहकारिता मंत्री, देश के गृह मंत्री और कद्दावर नेता अमित शाह जी स्वयं उस सारे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी का लाभ मध्य प्रदेश के हमारे जनजाति भाइयों को, तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये लाभ जो है वो आप आदिवासी वर्ग को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें कि खासतौर से पिछली बार जब देखा था विधानसभा चुनाव के परिणामों में, आपको इसी वर्ग से बेहद कम वोट मिले थे और ऐसे में हालांकि ठीक है बाद में सरकार में आप आ गए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसे साधने की अभी भी जरूरत लग रही है? क्योंकि कमलनाथ जी भी बार बार कहते हैं कि आप सरकार में रहते हुए इस वर्ग के लिए कुछ नहीं करते, चाहे वो जनजाति गौरव दिवस मनाना हो या दूसरी कोई योजना हो, वो सिर्फ इवेंट बनकर रह जाती है। जोर शोर बहुत है लेकिन काम कम है। देखिए नाज़रीन जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको आरोप लगा सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है जनजाति भाइयों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनको समृद्धशाली कैसे बनाया जाए। और हम सब गवाह हैं कि कैसे कांग्रेस की सरकार तक अलीराजपुर और झाबुआ में जब हम अंदर आते थे गुजरात से, तो किस प्रकार की रोडें थी, वहां बिजली के क्या हाल थे, वहां पानी के क्या हाल थे, और आज स्थिति हमारे सामने किस प्रकार की रोडें झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला में हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध सरकार है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनजाति भाइयों बहनों के जीवन स्तर को सुधारने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, हमारे साथ दुबे जी भी हैं। दुबे जी, मध्य प्रदेश की जनसंख्या अगर हम बात करें 20% आदिवासी वोटर्स, इन्हें साधने की, इनके विकास की, इनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास, बात घोषणाओं में और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं में, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इनके लिए उस स्तर तक जाकर काम हो रहा है या फिर इन्हें सिर्फ चुनावी वोट बैंक के रूप में ज्यादा देखा जा रहा है? प्रयास किए जाते हैं और घोषणाएं की जाती, योजनाएं बनाई जाती सरकार में आने के बाद।
अब अमली जामा कितना नीचे तक पहुंच पाता है, उसी से पता चलता है कि इनका उद्धार कितना हुआ। वैसे तो आज़ादी के बाद जितनी योजनाएं अजा जजा और अजा के लिए बनी हैं आदिवासी दलितों के लिए, यदि उनका इम्प्लीमेंट धरातल पर सही हो जाता तो आज यह वर्ग बहुत ऊपर आ जाता और सामान्य जिंदगी जीने के लिए प्रत्येक परिवार तैयार रहता। लेकिन होता वही है कि योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता। यही कारण है कि आज भी इनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आज भी इनको जरूरत है सरकारी मदद की, प्रोत्साहन की। और ये जो वर्ग है आदिवासी वर्ग लगभग 84 सीटों पर प्रभावित करता है। 47 सीटें तो ऐसी हैं विधानसभा की जो इस वर्ग के प्रभाव वाली है, जो उनके लिए, और वही सीटें मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए निर्णायक साबित होती हैं। आप देखेंगे कि 2018 के पहले इस वर्ग की अधिकांश सीटें भाजपा जीतती थी और सरकार बनाती थी, लेकिन 2018 में इन्हीं सीटों पर कांग्रेस ने अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की और वो सरकार में आ गई। यही कारण है कि अब 2023 के लिए दोनों दल इस वर्ग पर विशेष फोकस बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब जनजाति बड़ा सम्मेलन हुआ था। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया था। और अब कल जो अमित शाह देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, तो ये 2023 की तैयारियों के संदर्भ में इस वर्ग को, जो तेंदुपत्ता से जुड़ा व्यवसाय अधिकांश यही वर्ग करता है, जंगल का काम होता है तेंदुपत्ता तोड़ने का, तो उस वर्ग का जो जम्बूरी मैदान में बड़ा सम्मेलन है उसमें ये आ रहे हैं, तो इस वर्ग को लुभाने के लिए और इस वर्ग के लिए कुछ कल घोषणाएं भी होंगी। क्योंकि चलिए समझ लेते हैं, हमारे साथ आनंद जी हैं। आनंद जी, जम्बूरी मैदान फिर से गवाह बनेगा, पहले मोदी और अब अमित शाह। कांग्रेस क्या इस मामले में देख पा रही है? आपकी रणनीति कितनी ज्यादा है, क्योंकि आप भी बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदिवासी वर्ग से जुड़ने के लिए या उनके हित के लिए किस तरह से आप आवाज उठाएंगे? मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का और मध्य प्रदेश के जन जन का विश्वास आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है, और उनके आशीर्वाद से ही 2018 में हमारी सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह आ जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है नीयत से। और नीयत ये है कि आदिवासियों का जो आदिवासी दिवस है उसकी छुट्टी शिवराज सरकार ने ख़त्म कर दी। आदिवासियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ लगातार किया गया। नेमावर में 10 फीट गहरे गड्ढे में जो है 1.5 महीने बाद जो है लाशों को निकाला गया आदिवासी माताओं बहनों की। तो ये लगातार अत्याचार का सिलसिला है, और इस अत्याचार के सिलसिले से मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इसके बाद लगातार खरगोन हुआ, खरगोन में आदिवासियों पर अत्याचार हुए, नीमच में आदिवासियों पर अत्याचार हुए। इन चीज़ों पर कोई अच्छी कार्रवाई या प्रशासन की तरफ से दुरुस्त कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय जो जंगल राज है, उस जंगल, मैं नहीं कह रहा हूं जंगल राज, क्योंकि कभी शिवराज जी खुद कहते हैं कि मैं टाइगर हूं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मैं टाइगर अभी जिंदा है, और अभी एक विधायक ने खुद किसी की आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी। मेरा सवाल ये कि आप अपनी रणनीति के बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप इतना पीछे जाएंगे तो फिर सनवर साहब को मौका मिलेगा, वो और पीछे चले जाएंगे। मैं पूछ रही हूँ कि आप भविष्य के लिए 2023 के लिए, मिशन 23 की तैयारी के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ इसके भरोसे बैठे हैं? अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि योजनाओं के जरिए काम कर रही है बीजेपी सरकार, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी दोनों और हम सब कार्यकर्ता मिलकर जो हैं आदिवासी भाई बहनों का और साथ ही प्रदेश की जनता के जन जन का विश्वास जीतने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए काम करने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और रही बात ये अमित शाह के आने की, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में वार रूम बनाया था भोपाल के अंदर, लगातार कहा था कि अब की बार 200 पार, तो कमलनाथ जी के लिए ये चुनौती नहीं है, क्योंकि
कमलनाथ जी तो अमित शाह जी को पिछले चुनाव में ही परास्त कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां चिंता या चुनौती नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की ओर देख रही है और जंगल राज और कुशासन से मुक्ति के लिए जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस की ओर देख रही है। चलिए ठीक है, सनवर साहब पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ। हाँ, देखिए नाज़रीन जी, हमारे विद्वान मित्र ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि उनकी चुनौती उनके अंदर ही पहले है। देखिए, वहां का युवा कुंठित है, वहां का कार्यकर्ता कुंठित है। यहाँ नेतृत्व के नाम पर एक ही व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इनके यहाँ नेतृत्व परिवर्तन तक नहीं हो पाता है। इनकी स्थितियां इस प्रकार की है कि इनके वरिष्ठ नेता परेशान है। माननीय अरुण यादव जी कहते हैं मैं खेती बोता हूँ, काटता कोई और है। माननीय अजय सिंह जी मंच से कहते हैं भाई हमको काम दीजिए। माननीय जीतू पटवारी जी विधानसभा में बोलते हैं, उसका ये विरोध कर देते हैं इनके कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि साहब मैंने समय मांगा था, कमलनाथ जी कहते हैं कब मांगा था मुझे पता नहीं, उन्हीं का वीडियो वायरल होता है। चलिए ठीक है, अगर आप भी इतनी तफसील में जाएंगे तो कांग्रेस की बहुत सारी खामियां आप गिना पाएंगे। ठीक है, आप कांग्रेस को चुनौती नहीं मानते, सनवर साहब ठीक है, आप अगर कांग्रेस को चुनौती नहीं मानते तो ये माना जाए कि अब बीजेपी के लिए आप खुद ही चुनौती है, क्योंकि आपको अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना होगा। 2 घंटे बिताने वाले अमित शाह प्रदेश कार्यालय में सरकार और संगठन का फीडबैक लेंगे, सरकार और संगठन का फीडबैक लेंगे इस 2 घंटे में। जी नाज़रीन जी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारा कोई विपक्षी हमारे लिए चुनौती नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि अमित शाह हमारे लिए चुनौती नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप तो अपने लिए ही चुनौती हो, ये कहा मैंने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम्मानित देवदत्त जी ने कहा कि 15 नवंबर को मोदी साहब आए थे, लेकिन ये लोक लुभावन नहीं। देखिए, ये रात दिन लोगों की चिंता करने का परिणाम है कि हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए इस बात की चिंता करते हैं। देखिए, उसके बाद सम्मानीय हमारे कांग्रेस के विद्वान मित्र ने कहा कि 2018 में वो चुनाव जीते थे। देखिए, 18 में कितना जीते थे सबको पता है। 2019 में भी 18 के बाद 19 आया, 19 में वो 29 में से 28 सीटें हार गए, फिर 20 आया, उपचुनाव में वो 28 में से 19 सीटें हारे। चलिए ठीक है सनवर साहब, ये तो सबको याद है और कांग्रेस को तो बखूबी याद होगा क्योंकि उनके साथ ये घटा है। लेकिन 23 की तैयारी को लेकर 2 घंटे प्रदेश कार्यालय में अमित शाह का होना, सरकार और संगठन का फीडबैक, क्या ये माना जाए कि कुछ ऐसा सर्वे है, कुछ ऐसी रिपोर्ट है जिसके बाद एनालिसिस की जरूरत भी पड़ रही है, या फिर आगे के लिए कोई फॉर्मूला देकर जाएंगे शाह? बहुत अच्छी नाज़रीन जी आपने बात कही। देखिए, अमित शाह जी देश के हमारा शीर्ष नेतृत्व है। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी। ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं, वो भोपाल आए और अपने परिवार के बीच आए, अपने परिवार के कार्यकर्ताओं में के बीच बैठकर उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठक करें। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव देने वाली बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि शीर्ष से शीर्ष नेतृत्व में पहले कार्यकर्ता के भाव के साथ अपने कार्यालय आता है। यहाँ ये नहीं होता है कौन सा संगठन, मैं ही संगठन, मैं ही सरकार, ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो हर बड़ा नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी पहले कार्यकर्ता का भाव रखता है। ठीक है, कांग्रेस पर आपने कटाक्ष कर दिया, उसका जवाब मैं आनंद जी से लूंगी, लेकिन पहले सवाल दुबे जी आपसे। ये बहुत सीधा सिंपल बता रहे हैं सनवर साहब की ठीक है, सिर्फ आना है, कार्यालय में बैठक होनी है और कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो जुदा हो। ठीक है, बैठकों का होना नया नहीं है, लेकिन फिर भी 23 को लेकर और 24 को लेकर भी क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह आएंगे और फीडबैक के आधार पर कुछ कड़े फैसले भी ले सकते हैं जो आगे आने वाले वक्त में दिखें? कि भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ही हैं। जहां जहां जिन राज्यों में चुनौती हुई उनको भेजा जाता है, वो वहां पर पार्टी की स्थिति सुधारते हैं। और मध्य प्रदेश वाकई में बीजेपी के लिए भी कठिन चुनौती है और कांग्रेस के लिए तो है ही। 2018 का परिणाम है कि दोनों दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस को जहां उम्मीद बनी 15 सालों बाद कि हम सरकार में आ सकते हैं, और वो उसी तैयारी में लगी हुई है। और भाजपा ये समझ रही कि हमने थोड़ी सी चूक की जिसके कारण हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, जिससे सरकार से हम बाहर हो गए। इसलिए अब अमित शाह खुद मॉनिटरिंग करेंगे और अमित शाह का मिनट टू मिनट व्यस्तता रहती है। ऐसे समय वो 2 घंटे कार्यालय में रहेंगे, कोई सामान्य बैठक नहीं होगी। इसमें उनके पास उतनी दूरदृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि है
मोदी और शाह की जी कि वो सबका एक एक रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे मंत्री हो, सबका वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे और सबको आगे के लिए बताएंगे कि क्या करना है। अन्यथा पार्टी में अब वही टिकेगा जिसकी दक्षता है, क्षमता है, लोकप्रियता है, जिसमें मादा है चुनाव जीतने का। पार्टी पे लदने वालों के दिन अब लद गए कि गए वो कि आप पार्टी का टिकट मिला और कैसे भी आप चुनाव जीत गए। अब ये नहीं चलेगा। अब पार्टी बहुत अलग तरीके पे जा रही है, बहुत हाईटेक हो गई पार्टी। उसके कार्यालय आप देखोगे, उसकी व्यवस्थाएं आप देखोगे, तो ये पार्टी के नेताओं को उनका आईना दिखाया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, योजनाओं की क्या हसर है जमीन लेवल पे, या संगठन की क्या स्थिति है, बूथ कितना मजबूत है, योजनाओं का कितना क्रियान्वयन है, पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा नेतृत्व है वो कि उसको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता कि हम खूब स्वागत सत्कार करके गुमराह कर दें। उनको सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। सनवर साहब, स्वागत सत्कार से बात नहीं बनेगी, ये सब तो ठीक है, पार्टी लाइन है, आप जिस तरीके से स्वागत और तैयारी करें, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो है उसके आधार पर ही नंबर मिलने वाले। देखिए, निश्चित रूप से नाज़नीन जी, स्वागत सत्कार ही एकमात्र यह नहीं होता है सामाजिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो, लेकिन स्वागत सत्कार भी एक अभिन्न अंग होता है। और उसी कड़ी में जब आपके सामने राष्ट्र का नेतृत्व मौजूद हो तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज होता है, उत्साह से भरा होता है, और उसी उत्साह में वो अपने नेता का स्वागत करना चाहता है, उनका अभिनंदन करना चाहता है, उनके लिए पलक फावड़े बिछाना चाहता है। और ये उसी कड़ी में हमारे नेता का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक फावड़े बिछाकर स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। रही बात उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उनको सारे अधिकार प्राप्त है, वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमसे बातचीत करेंगे, इसमें कोई मनाही नहीं है। देखिए, ये बैठक जो है, बैठक भारतीय जनता पार्टी का की कार्य पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी में जब बैठकें होती है निश्चित रूप से समीक्षा होती है, कितना काम हुआ है, आगे क्या करना, टारगेट्स पे होते हैं, और हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारा ठीक है, आप बैठ के करते हैं, आगे की रणनीति तैयार करते हैं। अभी आनंद जी, कमलनाथ जी ने भी बैठक ली है, आपके यहाँ भी हालिया ताजा बैठक हुई है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला कांग्रेस भी तैयार कर रही है कि आप भी मैदान में उतरें तो पूरे जोश के साथ दिखें? निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से चुनाव के लिए और जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं, और हमारे एक एक नेता ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरी एकजुटता के साथ और पूरे जन समर्थन के साथ चुनाव लड़ेगी। और इस बार तो मध्य प्रदेश की जनता ने यह मन बनाया हुआ है कि इस बार कोई चूक नहीं करना है, ऐसा जनादेश देना है कि कोई लुटेरा आकर आप बार-बार सवाल के जवाब में ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि वोट जनता ही लाती है, जनता से ही सारे फैसले तय होते हैं, लेकिन उस जनता के साथ कांग्रेस की कनेक्टिविटी कहां दिख रही है? क्योंकि आप जब महंगाई की बात करते हैं, 3 चरणों में आपका कार्यक्रम होता है महंगाई को लेकर, जो एक चरण में ही दिखता है कि कांग्रेसी आपस में एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण में बहुत ज्यादा जोश खरोश दिखता नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि महंगाई घट गई या महंगाई खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस का जोश हल्का पड़ जाता है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, जनता के बीच आपके नेताओं की मौजूदगी कम दिखती है। सनवर साहब ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, तो फिर कांग्रेस कैसे काम कर रही है? आप किसी हिडन एजेंडा पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट करता हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को भ्रमित करने, ध्यान भटकाने और उन्हें बदनाम करने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं करती है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में 3 नेता बराबर के हो जाते हैं तो मीडिया भी दिखाएगा कि 3 शक्ति केंद्र हैं, और कांग्रेस में 3 अगर नेता बड़े हो जाते हैं तो उनको दिखाएगा कि कांग्रेस में 3 गुट हैं। तो ये आपके देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है, और मेरे जैसे युवाओं को भी उन पर विश्वास है, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी विश्वास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2018 का परिणाम कह रहा है। वही अमित शाह जी उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2018 में जब चुनाव हुआ था। तो समझिए, मैं जनता की एक जवाब देना चाहूंगी। जी, नहीं, मैंने महंगाई पर नहीं, मैंने कांग्रेस क्या उसके लिए कर रही है उस पर सवाल पूछा था, क्योंकि आपने ये कहा
कि मीडिया ये दिखाता है कि वहां पर 3 शक्ति हैं और आपके यहाँ 3 गुट हैं, तो मीडिया को ये खबरें भी सामने तभी आती हैं जब आपके यहाँ से अजय सिंह काम मांगते हैं, जब आपके यहाँ से अरुण सिंह जी मंच से कहते हैं कि फसल मैं उगाता हूँ, काट के कोई और ले जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में अगर हम बात करें कि वो ताकत नहीं दिखती कि आप एक जैसी बात करें। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि वो कहते हैं कि हम शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल कांग्रेस जो है वो परिवार की एकता में विश्वास करती है। हमारे नेता मुखर होकर अपनी मन की बात रख सकते हैं। परिवार में जिस तरह हम बैठकर साथ में भोजन करते हैं और भोजन की टेबल पर जो है असहमतियां भी होती है, बातचीत भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी जेल की एकता में विश्वास करती है। हंटर लेकर एक आदमी आएगा और जेलर की तरह उनसे व्यवहार करेगा। कल जेलर की क्लास लग रही है ना। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल भाजपा के कार्यालय में जिस प्रकार से 2 घंटे बिताए जा रहे हैं और मिनट टू मिनट प्रोग्राम है और अमित शाह जी उस पर बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं फीडबैक लेने का जो काम है वो क्लास ही लेंगे। असफलता क्लास में क्या सबक मिलने वाला है? सनवर साहब, शाह की क्लास में क्या सबक मिलने वाला है? देखिए नाज़नीन जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित थे। इस बात को लेकर अपने फलक फावड़े बिछाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में देश का शीर्ष नेतृत्व आ रहा है। देश के कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता अमित शाह जी आ रहे हैं और वो 2 घंटे लगभग प्रदेश कार्यालय में रहेंगे। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि 2 घंटे के बाद क्या कुछ रणनीति सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर देखना होगा कि अमित शाह के इस दौरे के बाद सरकार में रहते हुए क्या कुछ नए बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, अगले 1.5 साल के लिए क्या नया फॉर्मूला शाह देकर जाएंगे और साथ ही साथ क्या आदिवासी वर्ग को वो साथ पाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।